हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनु हैव केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन को समझेंगे, मतलब कि मोल अंश को समझेंगे। मोल अंश का दूसरा और तीसरा नाम भी होता है। मोल अंश को हम लोग मोल प्रभाज या मोलर प्रभाज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करेंगे कि मोल प्रभाज क्या है या मोल अंश क्या है, या इसका तीसरा नाम मोलर प्रभाज भी है। तीनों शब्द एक ही होते हैं, चाहे मोल अंश कह लिया जाए, चाहे मोल प्रभाज या मोलर प्रभाज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल प्रभाज का हम लोग डिफिनीशन बताते हैं। मोल प्रभाज के बारे में हम बताते हैं। इसका डिफिनीशन दिया जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। यदि हम लोग परिभाषा को गौर से पढ़ेंगे तो परिभाषा से हम लोग फार्मूला भी बना लेंगे मोल अंश का। एक बार हम परिभाषा देंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। यदि हम लोग परिभाषा पर गौर करें तो फार्मूला भी निकाल सकते हैं। विलयन में दो टाइप के पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से। एक तो हमारा विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। परिभाषा में बोला गया है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या। यदि चाहें हम तो इस परिभाषा को दो भागों में तोड़ करके भी समझ लेंगे, और दोनों को तोड़कर समझने के बाद हम लोग पुनः एक में हम लोग जोड़ लेंगे उसको। यदि तोड़ के परिभाषा देना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। यदि हम लोग तोड़ के दे परिभाषा तो ये कहेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो हम चाहें तो विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला तैयार कर सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू परिभाषा में बोल रहे हैं किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो लिख लिया जाए विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को। तो अनुपात का मतलब होता है भागा, तो इसमें भागा कर देंगे विलयन के कुल मोलों की संख्या से। तो जरा इसमें भागा कर दिया जाए विलयन के कुल मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं विलेय का मोल प्रभाज। मतलब कि विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला तैयार हो जाता है। विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। यही परिभाषा में हम लोग बोले हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसी तरीके से इस परिभाषा को हम लोग विलायक पर भी बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग विलेय बोले हैं, यदि विलायक का बोल देंगे तो विलायक का मूल प्रभाज निकल जाएगा। यदि विलायक के पर यदि परिभाषा लगाना है तो हम बोल देंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। जहाँ जहाँ विलेय बोल रहे हैं वहाँ विलायक बोल देना है। किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो पुनः इसी टाइप का फार्मूला निकल जाएगा विलायक का। यदि लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं
विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू, लिख देंगे हम कि विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू आ जाता है विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। यही हम लोग परिभाषा में बोले हैं कि विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। इसी बात को हम सबसे पहले बोल रहे थे दोनों परिभाषा को कंबाइन करके कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। यही बोला गया है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं, जिसका हम लोग ये फार्मूला तैयार किए हैं कि विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। इसको ज़रा हम मैथ के भाषा में तैयार करेंगे कि यदि किसी विलयन में हम ये मान लें, किसी विलयन में यदि हम लोग ये मान लें कि विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n है, यदि हम लोग ये मान लें कि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, यदि इधर से यदि ये कट रहा होगा तो नीचे लिख देना विलयन के कुल मोलों की संख्या, यहाँ भी नीचे यदि ये कट रहा है तो इसको ज़रा इधर लिख देंगे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक, तो ये फार्मूला तैयार हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसमें हो जाता है विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये हमारा तैयार हो जाता है। यदि हम विलयन में ये मान लें कि विलेय के मोल स्मॉल n है, यदि ये हम मान ले रहे हैं कि विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n है, और यदि हम ये मान लें कि विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, यदि किसी विलयन में मान लिया जाए कि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, यदि मान लें हम, तो चूंकि हमको पता है कि विलयन में विलेय और विलायक ही होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलयन में यदि स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो यहाँ से हम चाहें तो विलयन में कुल मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ हम ये चाहें तो ये लिख सकते हैं कि विलयन के कुल मोलों की संख्या इक्वल टू, विलयन के कुल मोलों की संख्या इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N। चूँकि विलयन में दो ही चीज़ होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, और यदि विलयन के कुल मोलों की संख्या निकालना है तो विलेय की मोलों की संख्या में विलायक के मोलों की संख्या को ऐड कर दो, क्योंकि विलयन में दो ही चीज़ होता है, एक विलेय होता है, विलायक होता है। यदि दोनों के मोलों को हम ऐड करते हैं तो विलयन के कुल मोल निकल जाएंगे। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या इक्वल टू आ गया स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब चाहे तो यहाँ से हम लोग फार्मूला भी बना सकते हैं। यदि फार्मूला बनाएं तो फार्मूला बन जाएगा विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू, ऊपर है विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या को देखो स्मॉल n माने हम लोग, तो लिख देंगे स्मॉल n बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या निकल के आई है स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो मैथ के भाषा में विलेय का मूल प्रभाज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। उसी तरीके से यदि विलायक का मूल प्रभाज लिखना होगा
तो विलायक का मूल प्रभाज यदि लिखना होगा तो हम इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि यदि ज़रा हम इसको यदि इस साइड में ही तैयार कर ले या यहीं पर हम लोग लिख दे रहे हैं कि यदि इसको हटा दिया जाए, ठीक है ना, फार्मूले को, तो यहाँ लिख सकते हैं विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू, यहाँ विलायक के मूल को हम लोग कैपिटल एन माने हैं, तो विलायक के मूल जो कैपिटल एन है तो कैपिटल एन बाटा विलयन के कुल मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, तो यहाँ विलयन के कुल मोलों की संख्या के जगह पर लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो विलायक का मूल प्रभाज भी तैयार हो जाता है कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये हमारा प्रोडक्ट तैयार होते हैं कि विलेय का मूल प्रभाज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इस फार्मूले की सहायता से एग्जाम में लगभग बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ये क्वेश्चन हमारे लगभग छप के आता है, बहुत ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूल अंश क्या है, मूल प्रभाज क्या है। तो ये हम मूल अंश का कंसेप्ट बताएंगे, और नहीं तो यदि मूल अंश की परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है तो मूल अंश पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आसानी से हम लोग ये फार्मूला लगा के विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज निकाल देंगे। ठीक, यदि एक ही क्वेश्चन में विलेय का भी मूल प्रभाज पूछ रहा है, विलायक का भी मूल प्रभाज कह रहा है, तो हम चाहें तो किसी एक मूल प्रभाज को निकाल के दूसरा आसानी से बिना हल किए फार्मूला पर लगाए निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें यदि एक कोई पूछ रहा है विलेय का मूल प्रभाज या विलायक का मूल प्रभाज, तब तो फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में विलेय और विलायक दोनों का मूल प्रभाज पूछ दिया तो किसी एक को निकालो और दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका बहुत आसान उपाय है। देखो आसान उपाय क्या है कि ज़रा इसको हम मिटा के दिखा रहे हैं कि आसान उपाय होती क्या है। तो आसान उपाय ये है, तो यदि क्वेश्चन में विलेय और विलायक दोनों का मूल प्रभाज निकालने के लिए आ रहा है तो उसका एक उपाय है कि किसी एक का मूल प्रभाज निकालो, दूसरा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे हम लोग। यदि विलेय का मूल प्रभाज निकालते हैं तो विलायक की निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी तरह बिना फार्मूला के निकाल लेंगे। या विलायक का मूल प्रभाज फार्मूला से निकाल दिए तो विलेय का मूल प्रभाज बिना फार्मूला के निकाल देंगे हम लोग। तो देखो सीखा जाए क्या है वो तरीका कि यदि हम लोग विलेय का मूल प्रभाज ले लें, विलेय का मूल प्रभाज, और इसमें यदि विलायक का मूल प्रभाज एड कर दें प्लस विलायक का मूल प्रभाज, यदि विलेय के मूल प्रभाज में विलायक के मूल प्रभाज को यदि ऐड कर दिया जाए तो देखो क्या होता है। अभी हम लोग फार्मूला में निकाले हैं कि विलेय का मूल प्रभाज था स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और विलायक का मूल प्रभाज में हम लिखे थे कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये दोनों का फार्मूला निकाल है। यदि दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एलसीएम आएगा एन प्लस एन से कट जाएगा, ऊपर आएगा एन, यहाँ भी एन प्लस एन से, ये हमारा एलसीएम है एन प्लस एन। यदि एन प्लस एन से कट जाएगा, ऊपर एन आएगा तो प्लस हो जाएगा एन, तो यहाँ एन से एन कट जाएगा और आंसर आएगा 1। इसका मतलब कि विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब कि यदि विलेय का मूल प्रभाज निकाल लिए तो विलायक का मूल प्रभाज निकालने के लिए कुछ मत करो, एक में से विलेय का मूल प्रभाज घटा दो, आंसर आ जाएगा। और या यदि विलायक का ही मूल प्रभाज निकाल लिए पहले, तो विलायक का मूल प्रभाज निकाल दो, उसके बाद एक में से उस विलायक के मूल प्रभाज को घटा दो तो विलेय का मूल प्रभाज निकल जाएगा। मतलब निष्कर्ष रूप में हम ये लिख देंगे कि विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू 1। निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू 1। यदि विलेय का मूल प्रभाज निकल गया तो विलेय का मूल प्रभाज कुछ आएगा, उसको आगे ले चल के 1 में से घटा देंगे तो विलायक का मूल प्रभाज निकल जाएगा। या विलायक का ही मूल प्रभाज निकाल लिए तो आगे ले जाकर के 1 में से घटा देंगे तो विलेय का मूल प्रभाज निकल जाएगा।
और एक और बात है कि यदि विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये हमारा मोल प्रभाज भिन्नात्मक निकलता है। यदि इस मोल प्रभाज को परसेंटेज में करना है तो इस फार्मूले को 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कि यदि विलेय का मोल प्रभाज निकालें हम लोग स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये मोल प्रभाज हमारा भिन्नात्मक निकलता है। यदि मोल प्रभाज परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो इसी फार्मूले को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा विलेय का मोल प्रभाज परसेंटेज में निकल जाएगा, ठीक है ना। यदि विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक का मोल प्रभाज लगाएंगे कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और यदि विलायक का मोल प्रभाज परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज करने के लिए 100 से फार्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकाल देंगे कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू गुणे 100, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन गुणे 100। मतलब कि यदि ये हम लोग भिन्नात्मक मूल प्रभाज निकालने हैं, यदि विलेय का मूल प्रभाज प्रतिशत में निकालना हो या विलायक का मूल प्रभाज प्रतिशत में निकालना है, मैंने मूल प्रभाज प्रतिशत निकालना है, तो दोनों फार्मूले को 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यदि यहाँ भी यदि हम लोग 100 से यदि गुणा कर दें, यदि इसको भी 100 से गुणा करें, इसको भी 100 से गुणा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में 100 कॉमन आएगा, ठीक है। कॉमन आएगा, यहाँ 100 आ जाएगा तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा 100। इसका मतलब कि यदि मान लो कि विलेय का मोल प्रभाज प्रतिशत में पता है कि नहीं 70% 20%, तो उसको अब एक में से नहीं घटेंगे, आगे 100 आ रहा है ना, 100 में से घटाएंगे। मान लो कि आ गया 75% विलेय का मोल प्रभाज, तो यहाँ 100 में से 75 घटाएंगे, आंसर आएगा 25, मतलब विलेय का मोल प्रभाज 25% है, ठीक है। तो यदि परसेंटेज की बात आती है तो ये दिमाग में रखना है कि विलेय प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 100 हो जाता है। यदि विलेय का मोल प्रभाज परसेंटेज में निकाल ले हो और विलायक का चाहिए तब एक में से नहीं घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे, परसेंटेज की बात आए तो। और यदि इस तरह भिन्नात्मक कह रहा है तो भिन्नात्मक आराम से ऐसे निकालेंगे। जब क्वेश्चन में मूल प्रभाज प्रतिशत का नाम लेगा तब फार्मूले में 100 लगा के आंसर निकाला जाता है, और किसी एक को निकाल लिए तो दूसरा निकालने के लिए अब एक में से न घटा के 100 में से घटाएंगे। बस यही दिमाग में रखना है कि यदि भिन्नात्मक निकालना है तो भिन्नात्मक में किसी एक मूल प्रभाज को निकाल लेंगे फार्मूला लगा के, और एक में से घटा देंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। और यदि मान लो कि भाई देव प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रतिशत में ही मूल प्रभाज निकाल लेंगे फार्मूले में 100 से मल्टीप्लाई करके, और जब एक मूल प्रभाज निकाल लेंगे तो दूसरा प्रतिशत में निकालने के लिए 100 में से उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूल प्रभाज पर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो हर साल लगभग ये मूल प्रभाज हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा थियरी था। अगले वीडियो में हम लोग मूल फ्रैक्शन का जो मूल प्रभाज है इसका हम लोग न्यूमेरिकल देखें, किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।